नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी इस खास बातचीत में। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन मतलब साइकोलॉजिकल असेसमेंट, और इसमें जो नैतिक मुद्दे उठते हैं उन पर। जी। हमारे पास इसके लिए एकेडमिक स्टडी मटेरियल है, यूनिट 4 है, एथिकल इश्यूज इन असेसमेंट, और हम समझना चाहेंगे कि भाई ये मूल्यांकन आखिर इतने ज़रूरी क्यों हैं, इनमें क्या पेचीदगियां हैं, और जो प्रोफेशनल्स ये करते हैं उन्हें किन गाइडलाइंस का ध्यान रखना होता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है ना। सोचिए जरा, इन असेसमेंट्स के आधार पर कितने मतलब बड़े फैसले लिए जाते हैं। हाँ, जिंदगी बदलने वाले फैसले। बिल्कुल, किसी की नौकरी, बच्चे का स्कूल, किसी का इलाज, ये सब तय हो सकता है। तो जाहिर है नैतिक पहलू इसमें सबसे अहम हो जाते हैं। हाँ। मतलब ये सिर्फ टेस्ट लेना भर नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है ना। जानकारी जमा करना, समझना, फिर किसी नतीजे पर पहुंचना। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। और यहीं पर हमें 3 चीजों में फर्क समझना होता है। एक है नैतिकता, मतलब सही गलत की हमारी अपनी समझ। दूसरा है कानून, जो नियम तय करता है और तोड़ने पर सजा। और तीसरा है व्यावसायिक मानक, जैसे APA यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की गाइडलाइंस, जो बताती हैं कि काम कैसे करना चाहिए। अच्छा। तो मूल्यांकन करने वाले को इन तीनों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो गलतियां कहाँ हो सकती हैं? आपने कहा कि ये जटिल प्रक्रिया है। सोर्स मटेरियल में कुछ आम भ्रांतियां मतलब कॉमन फैलेसीज का जिक्र है। हाँ, 10 भ्रांतियां बताई गई हैं। 10? हम शायद सब पर तो नहीं जा पाएंगे, पर कुछ मुख्य बातें समझना जरूरी हैं। जैसे पहली है असंगत वैधता, मिसमैच्ड वैलिडिटी। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। क्या आप सही काम के लिए सही औजार इस्तेमाल कर रहे हैं? कोई भी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हर मकसद या हर इंसान के लिए फिट नहीं बैठता। अच्छा। जैसे एक टेस्ट जो किसी कंपनी के लीडर को चुनने के लिए बना है, वो आप किसी बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी जांचने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। हाँ, बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो मूल्यांकन करने वाले को हमेशा खुद से पूछना चाहिए, मैं ये टेस्ट क्यों कर रहा हूँ? क्या ये इस व्यक्ति, इस सिचुएशन और इस सवाल के लिए वाकई सही है? यानी सिर्फ टेस्ट का नाम जानना काफी नहीं, उसका मकसद और उसकी सीमाएं जानना जरूरी है। इसी से जुड़ी एक और चीज है पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, कंफर्मेशन बायस। ये तो शायद हम सब करते हैं अपनी लाइफ में। हाँ, बिल्कुल करते हैं, और मूल्यांकन में ये बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। हम क्या करते हैं कि हम उन सबूतों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी राय को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। मान लीजिए मूल्यांकन करने वाले को लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति डिप्रेशन में है, तो वो उन बातों पर, उन जवाबों पर ज्यादा फोकस करेगा जो डिप्रेशन की तरफ इशारा कर रहे हो, और उन बातों को शायद नजरअंदाज कर दे जो किसी और तरफ इशारा कर रही हो। मतलब एक तरह से दिमाग में पहले ही नतीजा तय कर लिया। इससे बचे कैसे? देखिए, सबसे जरूरी है जागरूक रहना। कॉन्शियसली, जानबूझकर ऐसे सबूत ढूंढने की कोशिश करना जो आपकी पहली राय को चुनौती दें। खुद से पूछना, क्या इसकी कोई और वजह हो सकती है? क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? वरना ये सिर्फ एक गलती नहीं, एक नैतिक चूक बन जाती है। किसी का भविष्य गलत दिशा में जा सकता है। ये तो वाकई बहुत अहम बात है। अच्छा, ये तो हुई हमारी सोच की बात। क्या टेस्ट को इस्तेमाल करने के तरीके में भी गलती हो सकती है? जैसे वो एक भ्रांति थी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स को अनस्टैंडर्डाइज करना। हाँ, ये एक और बहुत आम गलती है। देखिए, जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स होते हैं, उनकी असली ताकत उनके मानकीकरण में है। मतलब उन्हें एक खास तरीके से बनाया गया है, उनके निर्देश तय हैं, टाइम लिमिट तय है, स्कोरिंग का तरीका फिक्स है, और उनके नतीजों की तुलना एक बड़े ग्रुप से, जिसे नॉर्म ग्रुप कहते हैं, की जाती है। अब अगर मूल्यांकन करने वाला इसमें थोड़ा भी बदलाव कर दे, जैसे मान लीजिए सवाल को आसान भाषा में समझा दिया, या एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, या स्कोरिंग अपने हिसाब से थोड़ी बदल दी, तो वो टेस्ट फिर स्टैंडर्ड नहीं रहा। और फिर उसकी तुलना उस नॉर्म ग्रुप से करना बेकार हो जाता है। वो फिर सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है। टेस्ट की विश्वसनीयता, उसकी वैधता, दोनों पर सवाल उठ जाता है। अच्छा। और सिर्फ निर्देश ही नहीं, बाहरी चीजें भी मायने रखती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति टेस्ट देते समय बहुत थका है, बीमार है या टेंशन में है, तो उसका असर उसके प्रदर्शन पे पड़ेगा। ये सब ध्यान रखना जरूरी है। एक और भ्रांति जिसने मुझे काफी चौंकाया, वो थी कम आधार दरों के प्रभाव को अनदेखा करना, इग्नोरिंग द इफेक्ट्स ऑफ लो बेस रेट्स। वो जजों वाला उदाहरण बड़ा दिलचस्प था। हाँ, वो उदाहरण आंखें खोल देता है।
मान लीजिए एक ऐसी चीज है जो बहुत कम होती है, जैसे 500 जजों में से सिर्फ एक जज बेईमान है। ये हुई कम आधार दर, सिर्फ 0.2%। अब आपने एक टेस्ट बनाया जो 90% सटीक है, मतलब 10 बेईमान जजों में से 9 को सही पकड़ लेता है और 10 ईमानदार जजों में से 9 को सही ईमानदार बता देता है। सुनने में लगता है 90% सटीकता तो बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तब आती है जब आप ओवरऑल देखते हैं। मान लीजिए 5000 जजों का टेस्ट हुआ, तो असल में 10 बेईमान जज होंगे। टेस्ट उनमें से 9 को पकड़ लेगा। ठीक, हाँ। लेकिन जो 4990 ईमानदार जज है, उनमें से भी तो 10% को ये गलती से बेईमान बताएगा, क्योंकि ये 90% ही सटीक है। ओहो। तो 4990 का 10% हुआ 499 लोग। तो कुल मिलाकर टेस्ट ने कितने लोगों को बेईमान बताया? हाँ। 9 असली वाले प्लस 499 गलती से इज इक्वल टू 508 लोग। बाप रे। अब सोचिए, जब भी ये टेस्ट किसी को बेईमान कहता है तो उसके वाकई बेईमान होने की संभावना कितनी है? 508 में से सिर्फ 9, यानी 2% से भी कम। 98% से ज्यादा बार टेस्ट गलत है जब वो किसी को बेईमान बता रहा है। बिल्कुल। मतलब बहुत सटीक लगने वाला टेस्ट भी अगर वो किसी ऐसी चीज को ढूंढ रहा है जो बहुत रेयर है, तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव यानी गलत पहचान बहुत ज्यादा हो सकती है। ये तो बहुत जरूरी सबक है। सिर्फ टेस्ट की सटीकता नहीं देखनी, ये भी देखना है कि वो चीज असल में कितनी कॉमन है। जी हाँ, और भी भ्रांतियां हैं, जैसे दोहरी उच्च आधार दरें या पैसों का असर पड़ना या रिकॉर्डिंग का प्रभाव या जानकारी किसे देनी है, इसमें कंफ्यूजन होना। ये सब दिखाती हैं कि मूल्यांकनकर्ता को कितना सावधान और जानकार होना चाहिए। इतनी सारी गलतियों की गुंजाइश है तो लगता है कि कुछ नियम, कुछ दिशा निर्देश तो होने ही चाहिए, और शायद इसीलिए एपीए जैसे संगठन है। हाँ बिल्कुल। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो आचार संहिता है, एथिक्स कोड, जिसका लेटेस्ट वर्जन 2002 का है, वो इसी गाइडेंस का काम करता है। ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, ये नैतिक सोच का एक फ्रेमवर्क है। इसमें कुछ बहुत बुनियादी नैतिक सिद्धांत हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स, जो हर साइकोलॉजिस्ट पर लागू होते हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं और मूल्यांकन के लिहाज से इनका क्या मतलब है? इसमें 6 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है सक्षमता, कॉम्पिटेंस, मतलब अपनी हद जानना और सिर्फ वही काम करना जिसमें आप ट्रेंड हैं। मूल्यांकन में इसका मतलब है कि आप सिर्फ वही टेस्ट इस्तेमाल करें जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी और ट्रेनिंग है। ठीक है। दूसरा सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी, ईमानदारी और सच्चाई से काम करना, जैसे नतीजों को बढ़ा चढ़ाकर या तोड़ मरोड़ कर पेश न करना। तीसरा व्यावसायिक और वैज्ञानिक जिम्मेदारी, प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम के हाई स्टैंडर्ड बनाए रखना और उसके प्रति जवाबदेह होना, जैसे नई रिसर्च के हिसाब से अपनी तकनीक अपडेट करते रहना। ओके। चौथा लोगों के अधिकारों और गरिमा का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट्स एंड डिग्निटी, हर व्यक्ति की प्राइवेसी, गोपनीयता और खुद फैसला लेने के अधिकार का सम्मान करना, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। इसमें कल्चरल सेंसिटिविटी भी आती है। ये बहुत जरूरी है। पांचवां दूसरों के कल्याण की चिंता, कंसर्न फॉर अदर्स वेलफेयर, हमेशा अपने क्लाइंट या परीक्षार्थी के भले को सबसे ऊपर रखना, ये सोचना कि आपके काम का उन पर क्या असर पड़ेगा। और छठा है सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ज्ञान का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करना और अगर कहीं गलत प्रैक्टिस हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना। ये सिद्धांत वाकई एक नैतिक दिशा सूचक की तरह है, पर क्या डे टू डे काम के लिए और भी स्पेसिफिक नियम है? हाँ, इन जनरल प्रिंसिपल्स के अलावा एपीए कोड में विशिष्ट नैतिक मानक यानी एथिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं। ये ज्यादा कॉन्क्रीट गाइडेंस देते हैं। मूल्यांकन से जुड़े कई मानक हैं, जैसे कि टेस्ट हमेशा एक प्रोफेशनल रिश्ते के तहत ही होने चाहिए, थेरेपिस्ट क्लाइंट या मूल्यांकनकर्ता परीक्षार्थी। टेस्ट का इस्तेमाल उसी मकसद के लिए होना चाहिए जिसके लिए वो वैलिड है। मूल्यांकन करने वाले को टेस्ट की सीमाओं जैसे उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इनकी जानकारी होनी चाहिए और नतीजों की व्याख्या करते समय इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। जो लोग प्रशिक्षित नहीं हैं उन्हें टेस्ट करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।
पुराने या आउटडेटेड टेस्ट इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ये भी जरूरी है। नतीजों को ऐसी भाषा में समझाना चाहिए जो क्लाइंट समझ सके, ताकि कोई गलतफहमी ना हो। और टेस्ट मटेरियल जैसे सवाल, स्कोरिंग कीज, इनको सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। तो एपीए कोड काफी डिटेल गाइड बुक है। क्या इसके अलावा भी कोई स्टैंडर्ड्स हैं? हाँ, एपीए कोड के अलावा एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए और भी डिटेल स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स फॉर एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। इन्हें एआरए, एपीए और एनसीएमई जैसी संस्थाओं ने मिलकर बनाया है। ये स्टैंडर्ड्स टेस्ट की टेक्निकल क्वालिटी, उनका सही इस्तेमाल, खास आबादी जैसे अलग भाषा बोलने वालों के साथ इस्तेमाल और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कई पहलुओं पर और गहराई से बात करते हैं। ठीक है, तो हमने भ्रांतियों और गाइडलाइंस की बात की। हाँ। अब उन 3 मुख्य नैतिक मुद्दों पर आते हैं जिनका जिक्र बार बार हुआ है: सूचित सहमति, गोपनीयता और निजता का हनन। सबसे पहले ये सूचित सहमति क्या चीज है? हाँ। सुनने में तो लगता है बस सहमति लेना है। हाँ, लगता सीधा है, पर इसमें कई चीजें शामिल हैं। सूचित सहमति सिर्फ हाँ बुलवाना नहीं है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को, या अगर वो बच्चा है या सहमति देने में सक्षम नहीं है, तो उसके गार्डियन को टेस्ट से पहले पूरी जानकारी दी जाए। पूरी जानकारी मतलब ये कि टेस्ट क्यों हो रहा है, इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, नतीजे किसे बताए जाएंगे, रिकॉर्ड कब तक रखे जाएंगे, ये सब, ताकि वो सोच समझकर फैसला ले सकें कि उन्हें ये टेस्ट करवाना है या नहीं। और इसके लिए 3 बातें जरूरी है ना: मर्जी से हाँ कहना, समझने की क्षमता होना और पूरी जानकारी मिलना। बिल्कुल, ये तीनों पिलर है। स्वैच्छिकता, वॉलंटियरनेस, कोई जोर जबरदस्ती न हो; सक्षमता, कॉम्पिटेंस, व्यक्ति कानूनी और मानसिक रूप से सहमति देने की हालत में हो। बच्चों या कुछ अक्षम वयस्कों के मामले में गार्डियन की सहमति लगती है, पर उनसे भी सम्मति लेने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी समझ के हिसाब से। अच्छा, उनसे भी? हाँ, उनकी भागीदारी जरूरी है। और तीसरा, सबसे अहम, सूचना, इन्फॉर्मेशन, फैसला लेने के लिए सारी जरूरी जानकारी, और वो भी आसान भाषा में। जैसे, क्या आप टेस्ट देने से मना कर सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या होगा? क्या आपको रिपोर्ट की कॉपी मिलेगी? ये सब क्लियर होना चाहिए। सूचित सहमति में फीडबैक का क्या रोल है? क्या टेस्ट देने वाले को हक है जानने का कि क्या निकला? हाँ, एपीए के मुताबिक परीक्षार्थी को फीडबैक पाने का अधिकार है, जब तक कि कोई खास वजह ना हो, जैसे कानूनी मामलों में जहां मनाही हो। फीडबैक सिर्फ नतीजा बताना नहीं है, ये एक मौका है कि अगर मूल्यांकनकर्ता ने कुछ गलत समझा है, तो परीक्षार्थी उसे सही कर सके, और ये व्यक्ति को अपने बारे में बेहतर जानने में भी मदद कर सकता है। फीडबैक कैसे देना चाहिए? रॉ स्कोर बता दे? नहीं, आमतौर पर रॉ स्कोर नहीं, बल्कि समझने लायक भाषा में एक समरी रिपोर्ट के तौर पर देना बेहतर होता है। टेक्निकल जार्गन से बचना चाहिए। लिखित सहमति लेना क्यों जरूरी मानते हैं? लिखित सहमति से एक तो चीजें साफ हो जाती हैं, और दूसरा ये एक रिकॉर्ड बन जाता है कि किन बातों पर रजामंदी हुई थी, और इसे ऐसी भाषा में होना चाहिए जो क्लाइंट आसानी से समझ सके, जैसे शायद 7वीं कक्षा के पढ़ने के स्तर पर, बिना भारी भरकम शब्दों के। समझ गया। अब आते हैं गोपनीयता पर, कॉन्फिडेंशियलिटी। ये सूचित सहमति से कैसे अलग है? गोपनीयता एक नैतिक और अक्सर कानूनी जिम्मेदारी है कि मूल्यांकन के दौरान जो भी निजी जानकारी मिली है, उसे किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। ये विश्वास बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति को ये भरोसा नहीं होगा कि उसकी बातें गुप्त रखी जाएंगी, तो वो शायद पूरी तरह खुलकर बात न करे, और इससे मूल्यांकन की सटीकता पर असर पड़ सकता है। पर क्या ये गोपनीयता हमेशा रहती है, या इसकी कुछ अपवाद भी हैं? हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। गोपनीयता एब्सोल्यूट नहीं है, इसकी कुछ सीमाएं हैं, खासकर कानून द्वारा तय की गई। जैसे अगर मूल्यांकन में पता चलता है कि किसी बच्चे को खतरा है, मतलब बाल शोषण का मामला है, या व्यक्ति खुद को या किसी और को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, तो कानूनन इस जानकारी को संबंधित अथॉरिटीज तक पहुंचाना जरूरी हो जाता है। अच्छा। इसके अलावा कभी कभी बीमा कंपनियां या अदालतें भी जानकारी मांग सकती हैं। तो इन हालात में संतुलन कैसे साधें? सबसे जरूरी है पारदर्शिता। मूल्यांकन शुरू करने से पहले ही क्लाइंट को साफ साफ बता देना चाहिए कि गोपनीयता की क्या सीमाएं हैं। अगर किसी तीसरे पक्ष को जानकारी देनी भी पड़े, तो क्लाइंट की लिखित सहमति लेनी चाहिए कि कौन सी खास जानकारी शेयर की जा रही है और क्यों। जितनी जरूरी हो, सिर्फ उतनी ही जानकारी देनी चाहिए।
और एक बात, टेस्ट मटेरियल जैसे सवाल या प्रोटोकॉल उन्हें गोपनीय रखना होता है। उन्हें शेयर नहीं कर सकते जब तक कि टेस्ट पब्लिशर इजाजत न दे। और बच्चों के केस में उनके पेरेंट्स को तो जानने का हक होता है। हाँ, कानूनी तौर पर माता पिता या गार्जियन को जानकारी मिल सकती है, लेकिन नैतिक तौर पर ये जरूरी है कि बच्चे के साथ भी उसकी उम्र और समझ के हिसाब से गोपनीयता की बात की जाए। उसे बताया जाए कि कौन सी जानकारी पेरेंट्स से शेयर की जाएगी। कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे का भरोसा बना रहे और सिर्फ जरूरी जानकारी ही शेयर हो। ठीक है। और तीसरा बड़ा मुद्दा, निजता का हनन, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इसका क्या मतलब है? ये गोपनीयता से कैसे अलग हुआ? निजता या प्राइवेसी व्यक्ति का वो अधिकार है जो वो खुद तय करे कि वो अपने निजी विचारों, भावनाओं और जिंदगी के तथ्यों को कितना और किसके साथ शेयर करना चाहता है। गोपनीयता तो जानकारी शेयर करने के बाद उसे सुरक्षित रखने से जुड़ी है, जबकि निजता इस बात से जुड़ी है कि क्या वो जानकारी मांगी ही जानी चाहिए थी या नहीं। अच्छा। चिंता तब होती है जब खासकर पर्सनालिटी टेस्ट में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो बहुत पर्सनल होते हैं और शायद उस मूल्यांकन के मकसद के लिए जरूरी भी ना हो। तो क्या कुछ टेस्ट ज्यादा दखल देते हैं प्राइवेसी में? हाँ, कुछ पर्सनालिटी टेस्ट या प्रोजेक्टिव टेस्ट, जैसे वो स्याही के धब्बों वाला रोरशार्ट टेस्ट, वो ऐसी जानकारी भी निकाल सकते हैं जिसे व्यक्ति शायद बताना न चाहे। ये खासकर नौकरी के चयन जैसी स्थितियों में एक बड़ा सवाल बन जाता है। भाई, कितनी गहराई तक जांच करना जायज है? हाँ, ये तो है। क्लिनिकल सेटिंग में जहां मकसद मदद करना है, वहां ये कम समस्या लगती है क्योंकि व्यक्ति खुद मदद के लिए आया है, पर वहां भी संतुलन तो जरूरी है। तो मूल्यांकन करने वाले निजता का सम्मान कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? कुछ तरीके हैं। पहला, सिर्फ वही टेस्ट करें जो मूल्यांकन के मकसद के लिए वाकई जरूरी और प्रासंगिक हो, गैर जरूरी सवाल ना पूछें। दूसरा, क्लाइंट को साफ साफ समझाएं कि टेस्ट क्यों हो रहा है और जानकारी का इस्तेमाल कैसे होगा, ये सूचित सहमति का ही हिस्सा है। तीसरा, टेस्ट के मकसद के बारे में जनरल जानकारी दें, पर शायद हर एक सवाल या सब स्केल का मतलब खोलकर बताने की जरूरत नहीं है, ताकि व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस ना हो जाए। यहाँ भी संतुलन साधना पड़ता है। तो हमने मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में नैतिकता के कई अहम पहलू देखे, आम गलतियों से बचने से लेकर एपीए के सिद्धांतों और मानकों को समझने तक, और सूचित सहमति, गोपनीयता और निजता जैसे मुद्दों की पेचीदगियों को भी छुआ। अगर हमें इस पूरी बातचीत का सार निकालना हो तो क्या कहेंगे? सार यही है कि मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है, ये एक गहरी नैतिक जिम्मेदारी है। मूल्यांकनकर्ताओं को लगातार सीखते रहना होगा, अपनी सीमाएं जाननी होंगी, अपने पूर्वाग्रहों से सावधान रहना होगा, और सबसे बढ़कर जिसका मूल्यांकन हो रहा है उस व्यक्ति के अधिकारों, उसकी गरिमा और उसके कल्याण को हमेशा सबसे आगे रखना होगा। एपीए कोड और दूसरे मानक इसमें रास्ता दिखाते हैं, पर असली नैतिकता सिर्फ नियमों को फॉलो करने में नहीं है, बल्कि हर स्थिति में सोच समझकर सही और उचित फैसला लेने में है। बिल्कुल, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर स्कोर के पीछे एक इंसान है और मूल्यांकन के नतीजों का उसकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। सही कहा आपने, ये सिर्फ डेटा पॉइंट्स नहीं है, ये लोगों की कहानियां हैं। और अब जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने मूल्यांकनकर्ता की जिम्मेदारियों की तो बात की, पर सोचिए, अगर कोई व्यक्ति खुद मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजर रहा हो तो वो अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकता है? वो कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि प्रक्रिया निष्पक्ष हो और उसके साथ नैतिक व्यवहार हो? इस पर विचार कीजिएगा। ये बहुत जरूरी सवाल है। शायद पहला कदम यही है कि अपने अधिकारों के बारे में जाने और सवाल पूछने में हिचकिचाए नहीं।